लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, उसी में मेरी करते हैं वीडियो को। लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहाँ रोहित मारवा अनिका को बड़े ही प्यार से उसका फोरहेड सहलाने लग जाता है। अनिका को कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता लगता, इसलिए वह वहाँ से अनिका के फोरहेड पर दोबारा किस करता है और फिर वहाँ से रूम से बाहर निकल जाता है। प्रीति, जो कि दरवाजे के आसपास ही इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी, जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनती है वो भी आप दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर उसे कबीर सिंह दिखाई देता है, क्योंकि कबीर सिंह ने ही उसे बताया था कि वो कुछ समय के लिए अंदर रहना चाहता है। इसलिए आप दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बातें करने लग जाते हैं, मानो उसका काम हो गया है। अब वह घर के लिए निकलना चाहता है। वो वहाँ से निकल जाता है। प्रीति अब अनिका के रूम में चली जाती है। वहीं 2 वार्ड बॉय और 2 कांस्टेबल वहीं बाहर तैनात थे। वहीं रोहित ने कुछ ऐसे लोगों को भी वहाँ पर छोड़ दिया था जो अब दुनिया की नज़रों से शायद थे ही नहीं। वहीं टापू 15 साल की उम्र तक की अनिका की जिंदगी अब बच्चों के सामने किसी खुली किताब की तरह सामने आ रही थी। स्क्रीन पर एक दृश्य धीरे धीरे धुंधला हुआ, फिर अंधेरा छा गया। आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया जंगल के बीच खड़े थे। अब्दुल और जॉन भी उनके साथ थे। कुछ पल तक किसी को समझ नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। आर्यन ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, इतना सब कुछ मम्मा ने अकेले सहा और इतनी चीज़ें अकेले ही हासिल की। अलेक्जेंडर ने धीमे से कहा, और हमें हमेशा लगता था कि मम्मा बस बहुत स्ट्रोंग है। रिया की आंखें नम थी। वह स्ट्रोंग बनी नहीं थी, उन्हें स्ट्रोंग बनाना पड़ा, क्योंकि उसके सामने सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। अब्दुल ने बच्चों की तरफ देखा। इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, वह भी चुपचाप था। तभी टिक, सामने की दीवार पर एक छोटी सी रोशनी जली। तीनों बच्चों के साथ उसकी तरफ बढ़े। दीवार पर कुछ शब्द उभरे, जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। अलेक्जेंडर ने तुरंत कहा, तो फिर आगे चलना होगा। आर्यन ने चारों तरफ देखा, लेकिन स्क्रीन तो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब्दुल ने कहा, शायद अब स्क्रीन हमारा इंतजार नहीं करेगी। रिया ने उसकी तरफ देखा। मतलब? अब्दुल मुस्कुराया, मतलब इस बार हमें कहानी ढूंढनी पड़ेगी। तीनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जंगल के लिए एक सकरे रास्ते की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराने पत्थर की दीवार दिखाई दी। दीवार पर कोई दरवाजा भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा निशान बना हुआ था। आर्य ने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस निशान को छूती, पूरे जंगल में हल्की सी कंपन दौड़ गई। एलिसेंडर पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? रिया ने कहा, शायद मम्मा की एनर्जी का अलग हिस्सा है। और तभी पहाड़ों के बीच एक नई स्क्रीन उभर आई। लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ अनिका नहीं थी, उसके सामने एक व्यक्ति भी था। बच्चों ने उसे ध्यान से देखा। आर्यन की आंखें फैल गई। ये कौन है? अब्दुल ने स्क्रीन को गौर से देखा। शायद मम्मा की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया। स्क्रीन पर दृश्य स्पष्ट होने लगा। अनिका आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब बचपन वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अनुभव था, संघर्ष था, और सबसे ज़्यादा एक ऐसा जुनून जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए सिखाया। रिया धीरे से बोली, मम्मी कितनी बदल गई हैं। अलेक्जेंडर ने जवाब दिया, क्योंकि जिंदगी उन्हें बदल दिया है। और स्क्रीन फिर अंधेरे में कहीं खो गई। तीनों बच्चों को समझ आ गया, छठा दरवाजा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब उसकी माँ की जिंदगी की वह हिस्सा शुरू होने वाला है, जहाँ अनिका सिर्फ परिस्थिति से लड़ने वाली लड़की नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे पूरी तरह से एक हिडन क्वीन बन गई, यानी कि जो बुराई का अंत करने वाली लड़की जो हमेशा मिशन पर रहती है। वहाँ तक बच्चों को पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया मैंसन, उधर दिल्ली के भीड़ भाड़ से अलग एक शांत जगह पर गुलेरिया हाउस बना था। गुलेरिया हाउस में वातावरण बिल्कुल अलग था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर एक बेचैनी पसरी पड़ी थी। अंजलि मामी की आंखें लगातार नम थी। वह सोफे पर बैठी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। सामने करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और मयूर बैठे हुए थे। करण ने अंजलि को देखा। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं।
करण ने दोबारा पूछा। क्या हुआ अंजलि, आप तुम रो क्यों रही हो? अंजलि ने अपना चेहरा दूसरी डायरेक्शन में कर लिया, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। करण का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? इस पर अंजलि चुप हो गई। श्वेता ने कहा, अनिका। इतना कहकर तभी करण ने कहा, क्या हुआ अनिका को? कमरे में अचानक से अनिका का नाम सुनने से ही सन्नाटा पसर गया। आकाश ने भी करण की तरफ देखा। मयूर अपनी जगह से उठकर उनके करीब आ गया। मामी जी, अंजलि आखिरकार बोल पाई। उनकी आवाज़, हाँ अनिका को चोट लगी है। अनिका का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि अनिका की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और उसने मुझे वहाँ रहने से सख्त मना किया है, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई है। मुझे लगा शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि जैसे हमें नहीं पता था वैसे ही हमारी लड़की, हमारी बेटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है, और वो है भी, लेकिन उसे नहीं पता उसके परिवार वालों पर क्या बीतती है जब एक बच्चे पर खतरा मंडराता है। ये सब कहकर लगातार अंजलि मामी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं करण गुलेरिया का भी हाल कुछ ऐसा ही था। आकाश गुलेरिया भी अपनी समझ खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंजलि मामी गोल गोल बातें क्या घुमा रही हैं और क्या हुआ अनिका को। आप धीरे धीरे करके अब श्वेता सारी बातें पूरे फैमिली मेम्बर्स को बता देती है। इतना सुनना ही था कि फिर से सभी के होश पूरी तरह से गायब हो चुके थे। सभी अपने होश में नहीं थे। वहीं राजलक्ष्मी से लेकर नंदिनी भाभी, श्रेया, सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि श्वेता ने साफ अक्षरों में कह दिया था कि अनिका के हाथ काफ़ी चोट आई है, शायद इतनी की अगर थोड़ी देर हो जाती, समय पर ट्रीटमेंट ना मिलता तो उसका पूरा एक हाथ डैमेज हो सकता था। इतना कहना और सभी का इतना सुनने से ही सभी हक्के बक्के रह गए थे। अंजलि मामी को आप राजलक्ष्मी चुप करा रही थी, उसे अपने सीने से लगाकर थपकी दे रही थी। वहीं नंदिनी भाभी भी उनके लिए चाय बनाकर ले आई थी, जिसे बैठकर उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे पिलाया। अचानक से उसकी सांस फूलने लग गई। तभी श्वेता ने अपने पर्स से उनकी मेडिसिन निकालकर उन्हें हाथों में थमा दी। तभी जैसे ही अंजलि मामी ने वो मेडिसिन ली, उसका इफ़ेक्ट जल्दी से उनकी बॉडी पर छाने लगा, क्योंकि उनकी आंखें भारी होने लग गई थी। उन्हें स्ट्रेस लेने से पूरी तरह से मना किया गया था, जिस कारण से अंजलि मामी अब शांत हो गई थी। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगी। तभी करण गुलेरिया ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अगर तुम चाहो तो यहीं पर तुम्हारी मम्मी के साथ रह सकती हो जब तक उन्हें होश नहीं आता। लेकिन श्वेता ने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं अंकल जी, मैं इन्हें यहाँ पर नहीं रख सकती, क्योंकि पापा परेशान हो जाएंगे। घर पर ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि मम्मी ने अभी बताने से घर पर मना किया है, इसलिए हमें घर ही जाना होगा। तभी करण गुलेरिया आकाश को कुछ इशारा करते हैं। आकाश करण गुलेरिया का इशारा मिलने के बाद वह अंजलि मामी के धीरे धीरे करीब बढ़ रहा था। उसकी सांसें जैसे गले में अटकने का काम कर रही थी। जैसे जैसे वह उसके करीब आ रहा था, ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों वैसे ही अंजलि मामी, जो पूरी तरह से नींद की आगोश में चली गई थी, कुछ समय में ही उनकी हार्ट बीट भी आकाश की तरह काफ़ी अप डाउन करने लग गई थी। अचानक से आकाश गुलेरिया ने अंजलि मामी के एक हाथ को अपने कंधे से दूसरी डायरेक्शन में कर दिया और फिर उन्हें अपने हाथों में थाम कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहीं श्वेता भी अपना हाथ जोड़कर सभी परिवार वालों से वहां से जाने की इजाज़त मांगती है। अब श्वेता अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रही थी। अंजलि मामी को पीछे वाली सीट पर लेटा दिया गया था, लेकिन अचानक से जैसे ही आकाश गाड़ी से बाहर निकलने लगा, उसे लगा कि शायद अंजलि मामी ने उसके शर्ट को जोर से जकड़ लिया है। वह उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि मामी छोड़ने का काम ही नहीं कर रही थी। उसकी मजबूत काफ़ी तेज थी। वहीं श्वेता ने जब ये सब देखा, उसने कहा, भाई क्या हुआ, आप अभी तक गाड़ी में हो? नहीं कुछ नहीं श्वेता, बस शायद इतना ही कहा था। उसके शब्द मन में रह गए। उसने अपनी शर्ट के उस कॉलर को दोबारा से अंजलि मामी के हाथों से छुटा लिया और अंजलि का मामी का हाथ बिल्कुल बारीकी से आराम से रख दिया। उसके बाद डोर बंद कर दिया गया। अब गाड़ी श्वेता अपने मल्होत्रा मैंसन के लिए रवाना कर देती है। वहीं वो सब चले जाते हैं, लेकिन गुलेरिया
हाउस में जहाँ चहक महक हलचल बनी हुई थी, लेकिन अब शांति फैल चुकी थी। करण गुलेरिया तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना उसने अभी तक अनिका से मिले हैं और नहीं अनिका के बच्चों से। यहाँ तक कि स्वाति का भी कोई अता पता नहीं है। स्वाति ने काफ़ी समय से ही करण से कोई भी कांटेक्ट करने की अभी तक कोई पहल नहीं की है, और नहीं करण ने की है, क्योंकि उसे नहीं पता जिस नंबर से हमेशा वो बात करते थे अब वह बंद आ रहा है। ऐसा भी स्वाति कहाँ गई है वह अनिका से पूछना चाह करण गुलेरिया भी खुद अनिका से पूछना चाहते थे, लेकिन खुद सामने से अनिका ने ही उनसे ये क्वेश्चन ताक दिया कि मम्मा कहाँ है डैड, लेकिन उस पर करण गुलेरिया ने कुछ नहीं कहा था। उसे समझ आ गया था कि शायद अनिका को भी कुछ नहीं पता, शायद स्वाति कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो अभी हमारे बताने के लायक नहीं है। स्वाति समय के साथ हमें सारी बातें बता देती है अगर हमारे जानने के लिए हों। तभी करण गुलेरिया अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। तभी आकाश ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डैड आप किस सोच में गुम हो, क्या आप हमारे साथ चल रहे हो? हाँ। इस करण गुलेरिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और सभी बाहर की तरफ निकल गए। बच्चों चहक रहे थे। बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था। बच्चों को नहीं पता था आखिर क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। जहाँ 2 मयूर गुलेरिया के बच्चे थे ट्विंस, वहीं करण गुलेरिया बच्चों की तरफ देखकर आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कुछ समय पहले वह बच्चों के साथ ही खेल रहा था और बच्चे दादू दादू करके उसके पीछे लगना स्टार्ट हो गए थे। तभी श्रेया नंदिनी ने बच्चों को गोद में उठा लिया और अंदर की तरफ ले गए, क्योंकि उन्हें पता था अभी उनका जाना सही नहीं होगा। समय के साथ और उनके घर आने के बाद आकाश गुलेरिया उन्हें बता देगा कि क्या कुछ करना है आगे, इसलिए सभी घर की औरतें घर पर ही थी। लेकिन राजलक्ष्मी से रहा ना गया। राजलक्ष्मी ने तुरंत प्रीति के पास कॉल करा दी। प्रीति ने दूसरी तरफ जैसे ही राजलक्ष्मी की कॉल देखी उसने तुरंत रिसीव की। बदले में कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बातें करने लगी। सारी बातें राजलक्ष्मी को पता लग चुकी थी। राजलक्ष्मी के साथ वहाँ पर नंदिनी और श्रेया भी मौजूद थी। श्रेया जो अभी तक पूरी तरह से नॉर्मल थी, क्योंकि उसे पता था अनिका के सामने ऐसी काफ़ी बार मुश्किलें आई हैं। अनिका हर मुश्किल का ऐसे ही सामना किया है, लेकिन आज बात कुछ और थी, क्योंकि उसके पास उसका रोहित नहीं था। उसे पता है जब किसी औरत का अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, उसके पति का उसके पास होना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे संभालने के लिए। और अनिका के पास रोहित नहीं है। वहीं श्रेया को आकाश न उसकी लाइफ में जब नहीं था, वो सब इंसिडेंट याद आने लग जाता है और उसकी आंखों से अनचाहे आंसू आंखों से छलक उठते हैं और ज़मीन पर लुढ़क कर गिर रहे थे। तभी पिंकी अपनी मम्मा श्रेया के पास आती है और उनके हाथ को पकड़कर, मम्मा आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? क्योंकि पिंकी भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। अब वह बच्ची नहीं रही थी, उसे सारी बातों की समझ थी। लेकिन जब फैमिली वाले बातें कर रहे थे तो श्रेया ने किसी बहाने से पिंकी को रूम के अंदर भेज दिया था, ताकि उस पर किसी बात का कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। लेकिन जब पिंकी बाहर आई तो बाहर कोई नहीं था, बस उसकी चाची मम्मी ही वहाँ पर मौजूद थी। और अब पिंकी अपनी मम्मा को चुप करा रही थी। लेकिन वहीं राजलक्ष्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह भी अनिका के बिल्कुल दिल के करीब थी। जहाँ उसका भी कोई नहीं था इस दुनिया में, सिर्फ अनिका के साथ से ही आज वह इतनी हंसी खुशी लाइफ व्यतीत कर रही है। करण गुलेरिया आकाश मयूर मन में एक ही बात थी, अनिका। तीनों अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। मयूर ने पीछे का दरवाज़ा बंद किया, करण आगे वाली सीट पर बैठ गया और आकाश ड्राइव सीट पर संभाल ली। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी धीरे धीरे गुलेरिया हाउस से बाहर निकल गई। वहीं एक पीछे काफिला चलने लगा, जहाँ पर उनके परिवार के सिक्योरिटी गार्ड चल रहे थे, क्योंकि रोहित के जाने के बाद उन्होंने अपनी सभी सिक्योरिटी काफ़ी डबल कर ली थी। आकाश के ख्यालों में अनिका। सड़क पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आकाश का ध्यान पूरी तरह सड़क पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार अनिका का चेहरा आ रहा था। अस्पताल, चोट और वो सब इंसिडेंट उसे ना चाहते हुए भी लग रहा था जरूर कोई और बात है। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट से अनिका को कुछ नहीं हो सकता। वहीं
दूसरे ही पल उसे अंजलि मामी का वह हालत भी याद आई। आकाश ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। अनिका को कुछ नहीं होना चाहिए, उसने मन ही मन कहा। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ और देर पहले हुआ दृश्य भी घूमने लगा। जब वह अंजलि मामी को गाड़ी में बैठा रहा था, अंजलि मामी लगभग नींद में जा चुकी थी। श्वेता उनके साथ थी। करण ने उन्हें संभाल कर सीट पर, आकाश गुलेरिया गाड़ी चला रहा था। उसे वो सब ख्याल आ रहा था, वो सब इंसिडेंट याद आ रहा था जो कुछ समय पहले उसके साथ बीता था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था अंजलि मामी के इतने करीब होने पर। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कुछ अपनापन सा जरूर लगा। लेकिन तभी आकाश ने गाड़ी ड्राइव कर रहा था। करण की आवाज़ सुनकर वे वर्तमान में लौटा, क्योंकि करण ने कहा था, आकाश तुम्हारा ध्यान किधर है? क्योंकि तुमने गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाई है। गाड़ी चला रहे हो या ख्यालों में हो? आकाश ने तुरंत सड़क की तरफ ध्यान दिया। मैं ठीक हूँ। मयूर ने पीछे से उसे गौर से देखा। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, आकाश ने छोटा सा जवाब दिया। हमें पता है तुम अनिका को लेकर परेशान हो, लेकिन हमारी बच्ची काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करण गुलेरिया ने कहा। उसे कुछ नहीं हुआ होगा और जल्द से जल्द मुझे अपनी बेटी को देखना है। करण ने उसकी तरफ देखा, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि उसके अपने मन में अजीब से विचार चल रहे थे। उसे अनिका की खबर सुनकर अंदर से एक अनजाना सा डर लगने लगा था। जो अभी आकाश के साथ हो रहा था उसकी तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं था। करण के इर्द गिर्द तो बस अनिका ही चक्कर लगा रही थी, उनकी बेटी। वह खुद से बार बार यही पूछ रहा था, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। उसे अंजलि की आंखों में दिखा डर साफ झलक रहा था कि शायद अनिका की कंडीशन काफ़ी गंभीर है। यही बात करण को परेशान करने के लिए ही काफ़ी थी। वहीं मयूर गुलेरिया कुछ समय से चुप था, तभी उसने चुप्पी तोड़ी। लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचने में और कितना समय लगेगा? क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे कुछ दूर ही लग रहा है। आकाश ने घड़ी की तरफ देखा। अगर रास्ता साफ रहा तो ज़्यादा नहीं, करण ने तुरंत कहा। जितनी जल्दी हो सके। आकाश ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था, अनिका कैसी होगी? और उसके साथ ही एक बिल्कुल अलग सवाल, अंजलि मामी ने उसकी शर्ट इतनी मजबूती से क्यों पकड़ी थी? उसने खुद को समझाया, वो सिर्फ बेचैनी थी, शायद नींद में थी, उन्हें सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन दिल उस तरह को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं लाइफ केयर हॉस्पिटल पास आ चुका था। करण की नज़रें उस पर टिक गई। वही है। आकाश ने गाड़ी हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार की तरफ मोड़ दी। तीनों की निगाहें अब हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर अनिका के कमरे में कुछ देर पहले क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात, क्या उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अनिका के बारे में सिर्फ उसकी चोटों की खबर मिलेगी, या फिर कोई ऐसी बात उनके सामने आएगी जो उनके रिश्ते की तरफ तस्वीर बदल देगी। वही शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल के उस शांत कॉरिडोर में रोशनी तो पूरी थी, लेकिन अनिका के कमरे के बाहर खामोशी पसरी हुई थी। अनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी, हाथों में पट्टियां बंधी थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास अब भी था। और रोहित से मिलने के बाद वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। प्रीति कुछ देर पहले उसकी दवाइयाँ देकर बाहर गई थी। वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। अनिका ने हल्की सी आंखें बंद की। वह बार बार खुद से एक ही बात कह रही थी, बस एक छोटा सा हादसा था, इससे ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वह मन ही मन बुदबुदाई। उसे लगा कि प्रीति आसपास है। उसने घर में भी सभी से ये सब कहना है, वहीं डिपार्टमेंट के लोगों से भी यही कहने के लिए अनिका ने पहले ही बोल दिया था, मिशन के बारे में किसी को कुछ पता ना लगे। अनिका ने पहले ही सभी से कहा था, प्रीति से भी कहा था कि छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन अनिका जानती थी कि जो हुआ था कोई छोटा हादसा नहीं था। उस बेसमेंट का धमाका, पत्थरों के टुकड़े, वे अचानक हुआ हमला, और फिर भी उसने उसकी कोई भी सच्चाई बताई नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार का कोई सदस्य खतरे में आए। तभी कॉरिडोर में से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि प्रीति उन्हें ही लेने के लिए बाहर गई थी, क्योंकि आकाश गुलेरिया ने प्रीति के पास कॉल लगाकर पूछ लिया था। एक नहीं कई कदम प्रीति के चेहरे के बाहर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी, और सबसे आगे थे करण गुलेरिया, उसके पीछे आकाश और मयूर। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। करण की चाल तेज थी। आकाश बार बार कमरे की तरफ देखता जा रहा था, और मयूर के चेहरे पर बेचैनी थी।
प्रीति को समझ पाती उससे पहले ही करण ने पूछा, बेटा अनिका किस कमरे में है? प्रीति ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा, सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया, फिर धीमे से बोली, कमरा नंबर ये। और फिर वह आगे आगे और पीछे पीछे। करण गुलेरिया, वहीं आकाश मयूर भी उनके पीछे चलने लगे। करण ने उसकी तरफ बात पूरी होने से पहले उस दिशा में देख लिया था। जैसे ही उसने सिर्फ देखा, वहाँ पर अनिका साफ दिखाई दे रही थी। अपनी बेटी तक पहुँचने में जल्दी करने लगे। उनके कदम कब प्रीति से आगे निकल गए, प्रीति को भी नहीं पता चला। वहीं प्रीति सिचुएशन को संभालना चाहती थी, क्योंकि अनिका ने उसे साफ शब्दों में कहा था कि मेरी कंडीशन किसी को भी तो वैसे नहीं बताओगी जैसे तुमने अंजलि मामी को बताया था। सभी को ये बताना है कि एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, जिस कारण से वह पत्थरों पर गिर गई और कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर उसके हाथ में धंस गए, बस। वहीं प्रीति इन सब से बेफिक्र थी। उसे नहीं पता था कि गुलेरिया हाउस में ये खबर किसने दी। एक पल के लिए लगा शायद कबीर सिंह ने, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कबीर सिंह आखिर क्यों देगा, क्योंकि उसे पता है अनिका ने उसे भी साफ मना किया था। वहीं अनिका की आंखें अभी ही खुली थी। अचानक उसके दरवाजे के कई कदमों की आहट सुनाई थी। अनिका ने अपनी पूरी आंखें खोल दी। उसकी आंखें खोलने के तुरंत बाद दरवाज़ा खुला और सामने करण को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। डैड! करण कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी नज़र सबसे पहले अनिका के चेहरे पर गई, फिर उसके हाथों पर, फिर बंदी पट्टियों पर। उसकी आंखों में चिंता की एक गहरी लकीर दौड़ गई। अनिका ने तुरंत अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाने की कोशिश की। पापा आप? करण धीरे धीरे उसके पास आए। हमें पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। अनिका के चेहरे पर मुस्कान उसी पल थोड़ी फीकी पड़ गई। हमें पता चला? किसने बताया? किसने? उसने तो किसी को नहीं बताया। कहीं उस दुश्मन ने तो ये सब नहीं किया मेरे परिवार को तोड़ने के लिए। लेकिन दूसरे ही पल वह शांत हो गई। वह पहले उनसे जानना चाहती थी। वह कुछ पूछती उससे पहले ही आकाश उसके पास आ चुका। दीदी! उसकी आवाज़ ऐसी चिंता थी कि अनिका कुछ पल उसे देखती रह गई। मयूर भी दूसरी तरफ खड़ा हो गया। तुम्हें हमें बताया क्यों नहीं? क्या तुम हमें अपना नहीं समझती? रोहित के जाने के बाद तुमने हमें भी पराया कर दिया, और शायद रोहित की वजह से ही तुम काफ़ी बार गुलेरिया हाउस आती थी, लेकिन अब ना तो बच्चों को भेजती हो और ना खुद आती हो। अनिका ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि बताने जैसा कुछ था ही नहीं। आकाश ने तुरंत उसके कंधे हाथों की तरफ देखा। इसे तुम छोटा इंसिडेंट कह रही हो? अनिका चुप हो गई। करण ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। वह स्पर्श एक पिता का स्पर्श था। उसमें कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक अपने बच्चे को खोने का डर। एक पिता के सिर पर था अपनी बेटी को खोने का डर। तुम हमेशा यही करती हो अनिका? करण की आवाज़ हल्की सी बहर गई। उसकी चिंता साफ थी, आंखों से आंसू भी निकल आए। लेकिन अपनी बेटी चोट छुपा लेती है, उसने बड़े ही आराम से कहा। अनिका ने नजरें झुका ली। मैं ठीक हूँ पापा, आप वैसे ही परेशान हो रहे हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आकाश, पापा को समझाओ ना। इसलिए तो मैंने तुम सभी को कुछ नहीं बताया। मुझे पता था पापा फिर आएंगे और फिर वह काफ़ी भावुक हो जाएंगे, जिस कारण से मेंटल तौर पर उनके दिमाग पर उसका असर पड़ेगा। करण उसकी आंखों में देखने लगे। मुझे पता है। वह कुछ पल रुके। तुम्हारी जुबान कह रही है तुम ठीक हो। फिर उन्होंने उसकी पट्टी की तरफ देखा। लेकिन तुम्हारी हालत कुछ और बयां कर रही है बेटा। अनिका की आंखें अब नम हो गई थी। वही आकाश अचानक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। तुम्हें दर्द हो रहा है? थोड़ा दवा ली? हाँ। खाना खाया? अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ। तुम लोग आज भाई यहाँ हॉस्पिटल में प्रीति मेरे साथ है। तुम्हें पता है प्रीति कौन है? हाँ, हमें पता है, तभी तो हमने सीधे ही तुमसे बात की। प्रीति से कोई भी बात नहीं गई। वही मयूर हंसने की कोशिश करता है। आज दोनों कमरे का माल पहली बार थोड़ा हल्का सा हुआ। आकाश ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो? वह वाक्य पूरा ही नहीं कर पाया। अनिका ने उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं हो सकता भाई, लेकिन हो सकता था। आकाश बिल्कुल स्वस्थ हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ पर रख दिया। मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हें परेशान किए बिना। मयूर ने तुरंत कहा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस बार तुमने सच में डरा दिया है। अनिका दोनों भाइयों को देख रही थी। कितने प्यार करते हैं दोनों भाई, और शायद वो सही तो कह रही हैं। जब से रोहित गया है उसने अपने भाइयों से भी दूरी बना ली है, लेकिन आज उसके सामने
उसके अपने लोग खड़े थे उसकी रक्षा के लिए, और तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हें बढ़ा देनी चाहिए। शायद मैं चिराग मेहता से बात करता हूँ। कुछ देर तक ऐसे ही बातें करने के बाद अनिका के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर डैड को किसने बताया। कुछ देर बाद अनिका की नज़र करण पर फिर गई। पापा। बोलो बेटा, आपको किसने बताया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। आकाश और मयूर एक दूसरे को देखने लगे। करण भी कुछ पल शांत रहे। अनिका ने फिर पूछा, मैं तो किसी को नहीं बताया था, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ में अब हल्की सी गंभीरता थी। और मैंने घर पर भी सबको सिर्फ इतना बताया है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। करण ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का कोई भी घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अनिका पढ़ नहीं पा रही थी। हर बात तुम्हें जानना जरूरी है बेटा। अनिका की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। पापा। करण ने उसकी बात काट दी। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। अनिका चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। उन्हें किसने बताया। एक डिपार्टमेंट से, या किसी हॉस्पिटल से, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसकी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। उसके चेहरे की गंभीरता करण देख ली थी। अनिका, इस बार अपनी बेटी को कुछ समय के लिए सिर्फ बेटी रहने दो। अनिका की आंखें भर आई। करण उसके सिर पर हाथ रखा। बाकी दुनिया से लड़ना तुम्हें आता है। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अपने पिता के सामने बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अनिका कुछ बोल नहीं पाई। उसे बस अपना सिर उनके हाथ। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आकाश गुलेरिया कुछ देर के लिए बाहर आ गया था, क्योंकि करण ने उन्हें कहा था। मयूर पानी लेने चला गया। करण कमरे में अनिका के साथ अकेला था। आकाश ने गहरी सांस ली। उसे अपनी बहन को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। किसने किया है ये? उसे अनिका के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे समझ आ गया कुछ तो ऐसी बात है जो अनिका उसे छुपा रही है। लेकिन उसके दिमाग में अचानक कुछ आया। कुछ घंटे पहले अंजलि मामी की बेचैनी, उनका बार बार उसका हाथ पकड़ना, उनकी बंद आंखों में किसी बच्चे की तरह। आकाश ने सिर झटका दिया। नहीं, वह खुद से बोला, मुझे अभी उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन दूर खड़ा करण, जो कि अभी अभी आया था, उसे देख रहा था। करण की आंखें अचानक चिंता उतर आई, क्योंकि वह जानता था आकाश के सामने अतीत धीरे धीरे अपने दरवाजे खोल रहा था। और उसे भी ज़्यादा डरावनी बात, करण की जेब में रखा फ़ोन उसी समय हल्का सा कंपन करने लगा। उन्होंने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अनजाना नंबर और संदेश था, कब तक छुपाओगे। करण का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दूसरा संदेश आया, जिसे तुम अपना राज समझते हो वह अब तुम्हारा राज नहीं रहा। करण ने तुरंत स्क्रीन बंद कर ली। उन्होंने पीछे मुड़कर आकाश को देखा। आकाश अब भी अपनी बहन के कमरे की तरफ देख रहा था। करण ने फ़ोन मुट्ठी में कस लिया। कौन जानता था? और सबसे बड़ा सवाल, वह व्यक्ति करण को सिर्फ धमका रहा था या जल्द ही आकाश के सामने सच लाने वाला था। कमरे के अंदर अनिका अपने पिता और भाइयों के बीच बैठी थी। उसे अभी इस बात की बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हॉस्पिटल में उसकी चोट से कई बड़ा एक पुराना परिवार रहस्य जाग चुका है। और इस बार खतरा बाहर से नहीं, अतीत के अंदर से आने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। और आपका कोई डाउट हो या आप हेल्प के लिए थोड़ा जिस पॉइंट से मैं भटक जाती हूँ, प्लीज़ आप एक लाइन, थोड़ी सी लाइन मेरी काफ़ी हेल्प कर सकती है। थैंक यू।